हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रशांत विक्रम जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो समस्त विश्व में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एल्डर्स डे, और इस दिन को भारत भी सेलिब्रेट करता है। यूँ तो हमारे देश में वृद्धजनों का सम्मान हर पल, हर क्षण, हर दिन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो वृद्ध हैं, उनके साथ अन्याय, अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, और कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने ही बेगाने हो जाते हैं। जब तक वो सशक्त होते हैं, साधन और जो है पैसा कमाते हैं, और जब वो साधनहीन हो जाते हैं तो उन्हें एक वस्तु की तरह जो है फेंक दिया जाता है, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया जाता है। एक युग था जब वृद्धाश्रम के नाम पर हमारे जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वहाँ पर वृद्धाश्रम का कोई वजूद नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वो खराब माना जाता था, नकारात्मक माना जाता था। लेकिन आज जिस तरह से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है और न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर परिवार जो है हर जगह एक आकार लेता जा रहा है, वैसे में जो हमारे बुजुर्ग नींव है, हमारे धरोहर है, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। तो हम जानेंगे प्रशांत विक्रम जी के से कि सर ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, तो दिवस तो कमज़ोरों के लिए मनाया जाता है, अनाथों के लिए मनाया जाता है, तो क्या इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो आज मनाया जा रहा है उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं वृद्धा दिवस की मैं बहुत बहुत चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं और मैं उन्हें सम्मान करता हूँ आज के दिन, इस दिवस के दिन। और मैं ये दिवस नहीं बल्कि हर रोज़ मैं उनका सम्मान करूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि वृद्धाश्रम आज जहाँ भी है, मैं समझता हूँ ये पहले हम विदेशों में पहले हम देखा करते कि वहाँ पे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि वहाँ पे जो है वृद्धाश्रम होता था, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम तो कभी हमने देखा भी नहीं है। मैं तो आज भागलपुर में तो मैं सुन रहा हूँ, आज मैं बिहार में कहीं जाता हूँ तो मैं सुना कि वृद्धाश्रम यहाँ पे खुली है 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, कई जगह बिहार में खुले हुए हैं, बिहार में नहीं बल्कि भारत में खुल गए। तो मुझे समझे आखिर ये वृद्धाश्रम क्यों खोला जा रहा है, क्यों खुल रहा है? जो हमारे परिवार का जो ताना बाना था, जो हमारा परंपरा और संस्कृति था, उसका कहीं ना कहीं क्षय हो रहा है। इस वजह से परिवार बिखर रहा है। परिवार में माता पिता या अन्य जो नाना नानी और दादा दादी का जो है सम्मान नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या इसको आप किस तरह से मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? बस 2 शब्दों में कहूँगा, वो आपकी जन्मदाता है, आने वाले समय में भी आप वृद्धा होंगे आप, बिल्कुल, वो भी आपको उसी तरह उखाड़ फेंक देंगे, आपको याद रखिएगा। तो हमारे साथ अमिता कौशिक जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की अध्यक्ष, वो भी आज इस वृद्धाश्रम में पहुंची हैं और वृद्धों का हालचाल जानने के लिए। तो हम सीधे अमिता कौशिक जी से जानेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, तो वृद्धों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या उनके बारे में आप कहना चाहेंगे, और जो भारत में स्थिति है वृद्धों का, उसे आप किस तरह से देखती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो वृद्धजनों के, जितने भी हैं सभी को बधाई हो। और सबसे पहले तो हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे हैं या आस पड़ोस जो भी हमारे समाज के जितने लोग हैं, तो वो लोग को एक बार वृद्धाश्रम जरूर आना चाहिए और आके देखना चाहिए क्या यहाँ बूढ़े लोग कितने कष्ट में रहते हैं, कितना आंसू बहाते हैं अपने बच्चे के लिए। क्या मैं अपने बच्चे के पास टाइम बिताऊँ, मेरा बच्चा हमारे साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार बच्चे को लेके वृद्धाश्रम जरूर आएँ, खुद भी आएँ और आके देखें क्या बूढ़ी लोग कितना आंसू बहा रही है उस बच्चे पे। अपनी माँ अपने बच्चे को भी बद्दुआ नहीं देना चाहती है कि मेरा बच्चा यहाँ छोड़ दिया है, वो बद्दुआ भी नहीं दे रही है। और रो के एक ही चीज़ हम लोग से रिक्वेस्ट करती है कि हमको मेरे बच्चे के पास पहुँचा दो, जैसे रखेंगे हम रहने के लिए तैयार हैं। आखिर ऐसा क्यों, माँ इतना बोझ क्यों बनती है बच्चे के लिए? और बहुत हम लोग को खुद भी ख़राब लग रहा है ये चीज़ बोलने में। और मेरे घर में भी माँ है, सास है, सभी लोग हैं, वो लोग जिस ढंग से रहना चाहती हैं हम लोग उसी ढंग से रखते हैं, जो चाहिए वो देते हैं। आप लोग भी वैसे ही माँ को खुश रखिए, इससे बड़ा और पुण्य नहीं है। आप कहीं भी तीर्थ कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, जो आपको माँ बाप का सेवा करके मिलेगा वो पुण्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी तीर्थ करने चले जाइए। फिर ऐसा क्या है जो माता पिता अपने बच्चों को
को बड़े लाड प्यार से पालता है, पोसता है, लालन पोषण करता है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अब माँ बाप उसके लिए एक बोझ बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत में जो वृद्धाश्रम, जो माता पिता को छोड़ दिया जाता है, क्या भौतिकवादी जो प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी जो चल पड़ा, क्या उसका ये देन है? ये एक तरह से बोलिए तो माता पिता को ही हम दोषी भी बोलेंगे, क्योंकि बच्चे को जब हम परवरिश देते हैं, बड़े करते हैं, तो बच्चे का हर चीज़ पूरा करते जाते हैं। जो मांगता है वो देते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी वहाँ घूमने जाना। ऐसा नहीं है, बहुत करोड़पति भी हैं, मीडियम क्लास से भी है, गरीब लोग भी हैं। तो ऐसे में जो गरीब लोग के बच्चे हैं वो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि वो लोग का सारा चीज़ पूरा नहीं हो पाता है, और उस चीज़ को पाने के लिए बच्चा लोग मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और हर चीज़ को देखता है कि कैसे माँ बाप खट रहा है, कैसे पैसा ला रहा है, कैसे हर चीज़ का जानकारी बच्चे को देना ज़रूरी है। इसलिए बच्चे लोग का मन पूरा जो वो चाहते हैं वो पूरा नहीं कीजिए, और टाइम दीजिए बच्चे के पीछे, और उसको ये मत सिखाइए कि दादी के पास नहीं जाओ, नानी के पास नहीं जाओ। जितना समय हो ज़्यादा से ज़्यादा दादी और नानी लोग के साथ टाइम बितवाइए। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको सेवा करने के लिए बोलिए। जैसे पानी मांगती हैं कि हमको बेटा पानी देना, तो बहुत बच्चा ऐसा होता है, मम्मी दादी पानी मांग रही हैं, तो उस समय बच्चे को बोलिए बेटा जाओ खुद से दो, दादी तुमसे पानी मांग। यानी कि बच्चों को शुरू से ही ये परवरिश और ये संस्कार देना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। अगर वो पानी मांग रही है तो पानी दो, क्योंकि कल तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, तो तुम्हारे साथ ये सलूक होगा। अगर पानी दोगे तो तुम्हें भी बड़े होने के बाद तुम्हारे बच्चे पिलाएंगे। ये संस्कार पाके बच्चा अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं करेंगे, वो खुद अपने लिए अच्छा करेंगे, ताकि जनरेशन वाइज जनरेशन, जैसे मेरा बच्चा हुआ, हम अपने बच्चे को सिखाए, मेरा बच्चा अच्छा संस्कार सीखा, फिर मेरा बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं ये लोग को वृद्धाश्रम नहीं आना पड़ेगा, और घर में खुशी खुशी फैमिली। जो वृद्धाश्रम जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप, एक जो बड़ा अंतर है, अपने माँ बाप को जो वृद्ध हो जाने के बाद बच्चे वही नहीं समझ पाते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप भी इसकी एक बड़ी वजह क्या आप मानती है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये चीज़ का बच्चे को ही मेन होता है कि अगर अच्छा घर, और ये चाहते हैं कि आगे जाके हम लोग भी वृद्धाश्रम नहीं आए, तो बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए और सिखाइए कि बच्चे बूढ़े का इज्जत करे, सम्मान करे, और बड़े के साथ मुंह नहीं लगाए। जैसे कुछ बूढ़ी लोग होती हैं जो आदत बच्चा वाला हो जाता है, किसी चीज़ के लिए जिद हो जाता है। ठीक है, आप सोचिए जैसे मेरा बच्चा है वो भी मेरा ही बच्चा है, बूढ़ा और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता है। तो बूढ़े जो है बच्चे के मानिंद होते हैं, बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो उनके साथ प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, वो संवेदना, वो हमदर्दी खोजते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको दुत्कार नहीं, हमदर्दी मिलनी चाहिए। मैडम, एक आखिरी सवाल ये है कि आज इस शहरों में तो जो हाल है आप देख ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है अपने माता पिता को बूढ़े हो जाने के बाद लोग छोड़ दे रहे हैं, वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं। बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो बूढ़ी माँ लोग होते हैं, पापा लोग होते हैं, वो लोग एक एक पैसा जमा करके प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, ताकि मेरे बच्चे का आगे भविष्य अच्छा हो, वो अच्छे से अपना मेंटेनेंस कर पाए, अच्छे से उसको हम रख पाएँ, उसके लिए वो प्रॉपर्टी बनाते हैं। और वो प्रॉपर्टी बाद में बेटा लोग बेच करके गलत चीज़ें यूज कर लेते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं। तो ये थी अमिता कौशिक जी, जिन्होंने बताया कि वृद्धों के साथ सम्मानजनक सलूक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार, हमारे समाज और राष्ट्र की धरोहर है। अगर हम अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देंगे तो कल को हमारे भी लड़के लड़कियां जो है सम्मान नहीं करेंगे। और हमारे साथ जो इस वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं, सहारा वृद्धाश्रम के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, तो आप कितने वृद्ध को यहाँ पर रख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर सभी वृद्धजनों को मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से, और मेरे जो चीफ गेस्ट हैं जो इनकी आज के दिन में उन्होंने सहयोग किया, सबको मैं सम्मानपूर्वक आदर करता हूं कि कम से कम कुछ समय निकाल के इस आश्रम में आए और अपना सहयोग किए, अपना मान सम्मान बढ़ाए उन लोगों का जो वृद्धजन अकेला महसूस करते थे। रह गई बात 2018 से मैं भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित कर रहा हूं,
और वर्तमान समय में अभी 30 लाभार्थी, 30 माता पिता हमारे यहाँ कंटिन्यू इस योजना, बिहार सरकार की योजना का, समाज कल्याण बिहार सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस लगभग 20 सालों का इस कार्य क्षेत्र में। सरकार की ओर से आपको सहायता मिलती है। हाँ, जो 30 लाभार्थी यहाँ पर रह रहे हैं, जो वृद्धजन, तो समाज कल्याण विभाग की ओर से आपको जो है ये दिया जा रहा है, पैसे वगैरह, रकम वगैरह समय समय पर दिया जा रहा है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है ना, ये इसमें टेंडर होता है कि हम और भी स्वयंसेवी संस्थान इसको कार्य करने के लिए आवेदन करती है। उसमें से जिसका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, जिसका टैलेंट, जिसका एक्सपीरियंस और जिसका प्रोजेक्ट में बताने का तरीका होता है, उनको चयन करके बिहार सरकार कार्य करने के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान करती है। तो इसके तहत जो खाने पीने का, मेडिकल का, रेंट का, ये सब अपना एक गाइडलाइन बिहार सरकार बना हुआ है, जो मार्गदर्शिका के अनुरूप उसके अनुसार प्रोवाइड किया जाता है और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जिसकी मॉनिटरिंग ऑफिसर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के विकास सर हैं, जो अभी इस आयोजन में शामिल हुए थे। तो इस तरह का मुझे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, जितनी सरकार जो ये राशि सहयोग करती है, उतनी राशि में यहाँ चलाना मुश्किल है। जो सरकार की तरफ से राशि मिल रहा है वो अपेक्षित नहीं है, तो सरकार से आप क्या डिमांड है आपका? देखिए, हम लोग भी अपने CSR फंड से करते हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग से करते हैं, कुछ हमारे भागलपुर के लोग, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जैसे मेडिकल चिकित्सा देना, कुछ इंस्ट्रूमेंट देना। आपके संस्था को बढ़ चढ़ करके मदद कर रहे हैं? मदद करते हैं, ये लगातार 5 सालों से है। ये 5 वर्षों से आप चला रहे हैं? 5 वर्षों से चला रहे हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं। 60 से ऊपर वाले यहाँ पर आते हैं? पॉलिसी है कि 60 से ऊपर वाले को रखना है, जो बेघर है उनको रखना है, या जो माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं तो DM साहब अनुमोदित करते हैं कि इनको रखा जाए, तो हम लोग उनको रखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से कमेटी बनी हुई है, सिविल सर्जन का है, स्वयंसेवी संस्था का है, सरकारी स्तर पर कमेटियां बनी हुई है, वो मॉनिटरिंग करती है। मॉनिटरिंग और लाभार्थियों को रखने का है। अच्छा, प्रबंधन भी रखने का प्रबंधक कमेटी है। हम अपने मन से किसी को नहीं रख सकते हैं, ना ही कोई मेरे यहाँ अचानक एंट्री ले सकता है। हाँ, जो जरूरतमंद अगर है तो उसको आप कैसे रखेंगे? हम लोग, लेकिन कमेटी से फिर अप्रूवल किस तरह से वो कैसे आए आपके संस्था तक? जैसे मान लीजिए कोई रोड पे कोई किसी ने फोन कर दिया, तो हम लोग उसको ट्रैक करके फिर उसको मेडिकल कराए मायागंज अस्पताल में। उसके बाद हमने सूचना दिया वहाँ बिहार सरकार के, उन्होंने मुझे लिखित में दिया कि भाई इनको रख लिया जाए। कमेटी से हम पास करा के ही रख सकते हैं, अपने मन से हम नहीं। तो हमारी यह संख्या 200। जो अगर जरूरतमंद अगर है, मान लीजिए अगर उनको कोई बीमार है या वो बेहोश पड़ा हुआ है, तब तो वो कहीं ना खुदा ना कर, क्योंकि वो प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया में उलझ जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 4 दिन तो आप एटलीस्ट रख ही सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ उनको, मैं मान लिया अभी मुझे कॉल करेंगे, 1 घंटा के अंदर मैं उसके पास ट्रेस करके पहुंच जाऊंगा। उसके बाद उसका मेडिकल कराएंगे, हम टच में रहेंगे, तो मेडिकल करा के हम लोग यहाँ ले आएंगे। उसको जो भी सुविधा है लगातार देते रहेंगे, लेकिन कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे, वो हमें उसको फिर अप्रूवल दे देंगे कि भाई इसको कंटिन्यू किया जाए। बहुत सारे बेसहारा। मेरी एक सुझाव है क्या कि संचालन महोदय से कि इसमें एक इमरजेंसी भी होना चाहिए। इमरजेंसी जैसे कहीं रोड पे मिल गया, मान लीजिए आप कमेटी तैयार होगी, उसको टाइम लग जाएगा, यानी लंबा वक्त लग जाएगा, तब तक बात नहीं। देखिए, एक्चुअल में आप यहाँ ला के रख सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि फिर कमेटी से हम 2-3-4 तमाम कागजी प्रक्रिया पूरा मुकम्मल होने के बाद ही रहेगी, लाभार्थी नहीं बनेंगे। लाभार्थी को कोई सुविधा नहीं होगी। ऐसा दुर्गा पूजा का टाइम था, नहीं, जब मान लीजिए वो स्टे कर सकते हैं। हाँ, स्टे कर सकते हैं, वो सब चीज कंटिन्यू रहेगा, हमारा कागजी रहेगा कागज। हम यहाँ पे लेके आए एक लेडीज को, 10वीं का दिन था, दुर्गा पूजा का दिन था। अचानक से फिर इनको सतीश जी को कॉल किए, ये बोले ठीक है पहुँचा दीजिए। फिर ये विकास सर से भी बात किए, वो बोले आप ले जाइए, हम फोन करके बता देते हैं। तो यहाँ लाने के बाद पहले हम लोग थाना में इंफॉर्मेशन दिए कि यहाँ से ये लेडीज़ को उठा रहे हैं और ले जा रहे हैं। फिर थाना के लोग वो साथ में आए, आके हम लोग यहाँ पे डाल में रखे, तुरंत ये साड़ी कपड़ा दिए, खाना दिए। लेकिन ये है कि मेडिकल भी कब दूसरे दिन हुआ, ऐसा नहीं है कि आने के बाद छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है, रखा जाता है। अच्छा, आपके सहारा संस्था जो वृद्धाश्रम है, उसका कोई टोल फ्री नंबर, अगर कोई बेसहारा कोई भटक रहा है, अगर नंबर लिख लिया? हाँ, आप बोलिए। 6203931489, ये 24 घंटा उपलब्ध रहेगा ये नंबर। तो अगर किसी कोई बेसहारा
कोई ऐसे यूं ही अनाथ आपको दिखे तो आप इस सहारा वृद्धाश्रम कॉल कर में सकते इस टोल फ्री नंबर पर 24 घंटा ये उपलब्ध है। हाँ। आप फ़ोन करके और यहाँ की जो व्यवस्था है, मैं इस व्यवस्था से मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने देखा, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, रहने का हो, स्नान करने का हो, पानी पीने का हो, यहाँ पे समुचित व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संचालक को। थैंक यू सर। इसके अलावा हम लोग इन जो बेनिफिशरी जो लोग हैं उनको अगर फिजियोथेरेपी का भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ से बाहर से आते फिजियोथेरेपिस्ट, उनका फिजियोथेरेपिस्ट करता है। डेली इनका मेडिकल चेकअप होता है, बीपी शुगर दवाइयाँ, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट। उसके बाद एक काउंसलर भी सप्ताह में एक दिन आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मानसिक रूप से परेशान है, बेवजह परेशान है, तो काउंसलर आके उसको हफ्ते में 2 दिन काउंसलर, और इस मेडिकल चेकअप पर डे दवाइयाँ वगैरह चिकित्सा पद्धति के अनुसार उसको दिया जाता है। आपका नाम सर? मेरा नाम सतीश कुमार है, सचिव उमंग बाल विकास पटना। तो ये थे सतीश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वृद्धों का ये सम्मान और सहायता और सहारा दे रहे एक हैं। चीज और इसमें होना चाहिए, मेरा सुझाव है, जो वृद्धालय यहाँ रहते हैं, लेकिन इसका जैसे हर कमेटी हम तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ रखते हैं, तो हमारा एक और कमेटी होना चाहिए जो यहाँ पे किस कारण यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे क्यों आए आखिर में, उनको घर से निकाला गया है कि यहाँ पे स्वेच्छा से आए, तो उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। और उसके जांच होनी चाहिए, बेटे पे जो उनका परिवार, जो संयुक्त परिवार है, उस पे जो कि आज ये डीएम है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसा नहीं कर सके। जो वृद्धालय, ये तो कानून भी है, कानून भी है। जैसे मान लीजिए हम लोग पैकिंग करके लाए, किसी ने कॉल करिए, हमारा एक टीम है अपना इंटरनल, जिसने सर ने बताया कि उसका हम लोग फिर से निरीक्षण करते हैं कि सही में जरूरतमंद है कि नहीं तो उसको फिर अपने परिवार से मिला देते हैं। परिवार से जो लीगल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस को कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ेगा। हाँ, लीगल प्रोसेस उसको मिला दिया और उसका ट्रैकिंग भी करते आज हैं। कहने के संपत्ति के लालच में भी क्या करते हैं, हाँ। लिखवा करके उसे हम बेसहारा कर देते हैं। ये भी पुलिस की प्रक्रिया, हाँ, ये प्रक्रिया है, इसका भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। यहाँ पे जैसे मैंने 2 लोगों से मिला तो उनका यह कहना था कि मेरा संपत्ति लिखा ले गया, मेरा बेटा ने हमको बेघर कर दिया। ज्यादातर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो इस पे जो है उन लोगों की बात को सुना जाए, एक कमेटी किया जाए और प्रशासन के द्वारा जो है उसमें तुरंत उस पे जो है उचित कार्रवाई गिरफ्तार किया जाए उसको। तो ये थे वृद्धाश्रम में आए हुए चीफ गेस्ट और वृद्धाश्रम के संचालक, जिनसे आप रूबरू थे, गुफ्तगू कर रहे थे मेरे साथ कि किस तरह से कई परेशानियां भी उठानी पड़ती है और उन परेशानियों का सफलतापूर्वक समाधान भी इस सहारा जो वृद्धाश्रम है यहाँ किया जाता है। तो इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, किसी अन्य वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।